बेटा चैट में चेक करो एक बार, आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा फटाफट से। गुड मॉर्निंग। क्या मुझे देख पा रहे हो? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? जल्दी बता दो बेटा। हाँ हाँ, विजिबल हूं? वीडियो आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी चैट में बता दो बेटा, जल्दी चैट में बता दो। सब ठीक? दो चीजें बताओ, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? यस। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? इसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी फास्ट। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। सबसे पहले डोपा डिस्कस करेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है बेटा। मैं आपसे अगर ये कहूं, मैं आपसे एक बात कहूं कि यार आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं काम करो, आज रहने देते हैं। अगर मैं ऐसी बात करूं आपसे तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे सर सिलेबस कैसे होगा? आप कहोगे ना, ये बात समझ आ रही है? आप यही कहोगे ना, सर सिलेबस कैसे होगा? अगर आप आज की छुट्टी कर दोगे तो कल ऐसा तो थोड़ी है कि आप दुगना पढ़ा दोगे। आपको सिलेबस कैसे होगा बताओ, यही बात है ना? तो यही चीज बेटा तुम्हारे साथ भी है। अगर तुम्हारा किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता और तुम कहते हो कि यार आज मैं नहीं पढ़ता हूं, तो तुम खुद भी तो, तुम्हारा सिलेबस कैसे होगा? नीट वाले दिन ऐसा थोड़ी कि अगले दिन तुम उसका डबल पढ़ लोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुमने 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन वेस्ट किए, पढ़ाई नहीं की, तो उसके कवर करने के लिए 1 महीने से ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो सिलेबस होगा ही नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, डेली का काम डेली करो। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका बैकलॉग हो गया है, उन्होंने क्लास क्यों छोड़ी? सर हम मामा के घर गए थे, हमें राखी बनवाने जाना था, ये सब बहाने मत करो। बैकलॉग हुआ उसे कंप्लीट करो और जल्दी से नॉर्मल सिलेबस पे आओ। ठीक है। दूसरी बात, डीपीपी डोपा डेली सॉल्व करो, मक्कारी मत करो, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है? हां, समझ आई बात? हाँ, सिलेक्शन उस बच्चे का बिल्कुल नहीं होगा जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है लेकिन डेली का काम डेली नहीं करता है, पर उस बच्चे का जरूर हो जाएगा जिसको को थोड़ा धीरे समझ आता है, टाइम लगता है, पर वो अपना डेली काम पूरा कर रहा है। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे पूरा दिन पढ़ते हैं, तब जाके उनका उस दिन का सिलेबस खत्म होता है। फिर उन्हें दिमाग में ये डाउट आता है, यार मुझे पूरा दिन लग जाता है काम खत्म करने में, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? औरों के पास तो बहुत टाइम बचता है। पर बेटा औरों के पास, जिनके पास टाइम बचता है ना, वो फिर 2 दिन खराब भी करते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ऐसा लगता है यार मैं तो 3 घंटे में सारा कर लेता हूं, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है, आराम से पढ़ूंगा, बाद में भी हो जाएगा। तो फिर उनका नहीं होगा बेटा, जो ऐसे ही सोचते हैं। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो डेली का काम डेली फिनिश करते हैं और ये समझते हैं कि हमें मेहनत करनी है। क्लियर है कि नहीं बताओ? डन है? ठीक। तो जो ये बैकलॉग वाले हैं, खुद से पूरा करो। तुमने किया है ना बैकलॉग? सर हमने बैच लेट क्यों किया? बता। किया तो फिर अब तक पूरा कर, क्यों नहीं किया? कर, कोशिश कर, खत्म कर। ठीक है? हाँ, इनको चाहिए सर अच्छी अच्छी बातें बोले। बेटा तेरी रैंक आ रही है, नहीं आ रही है ऐसे? हाँ, बस तू कॉलेज सिलेक्ट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमारी क्लास कैसे स्टार्ट होती है, जो भी बच्चा नया है पुराना है सुन लो ध्यान से। सबसे पहले हम डेली क्वेश्चंस देते हैं। हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, आज से 15 स्टार्ट हो जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन डेली डोपा के देते हैं। बेटा एक बच्चे का बहुत दुख भरा मैसेज था, सर मुझे पूरी उम्मीद है आप कभी सोल्यूशन नहीं दोगे उसके, जो आपने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए थे। बेटा मैं पिछले कुछ दिन से विद्यापीठ के कुछ कामों में बिजी था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं आज उसको रिकॉर्ड कर लूंगा या कल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं दूंगा बेटा, इसके बाद से लेट भी नहीं करेंगे, आपको दे दिया करेंगे पहले। ठीक है? क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोपा डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर में लास्ट क्लासेस में जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज का मतलब वर्बली रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, डोपा का डिस्कशन। बच्चे कहते हैं डोपा से होगा, होगा बिल्कुल बेटा, डोपा से ही होगा। आ जा, इधर आ जा।
डोपा नंबर 3 है स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है बेटा, बताओ जल्दी से। ये पहले कर चुके हो डोपा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कर चुके हो, नहीं करा है कि नहीं करा है, चलो नहीं करा। सबसे छोटा साइज किसका होगा, देखो ये बेटा मेरे पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये नहीं आएगा आंसर, ये भी नहीं आएगा। लैक्टोबैसिलस ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। देखो ये दोनों बैक्टीरिया है, ये और ये बैक्टीरिया है, इसमें सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या होता है, बी आएगा आंसर, फर्स्ट का बी आएगा, ठीक है। सेकंड आ जाओ, स्ट्रक्चर एब्सेंट इन नोस्टॉक। नोस्टॉक में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट है, मेरी बात सुनो। नोस्टॉक कौन सा बैक्टीरिया है सर, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया में क्या गैस वैक्यूल मिलते हैं, यस मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन मिलती है, यस। सेल वॉल मिलती है, यस। फ्लैजिला नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। ये क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। थर्ड, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल प्रेजेंट इन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल किसमें होती है, इसका मतलब मुझे क्या खोजना है इस क्वेश्चन में, मुझे बैक्टीरिया खोजना है। तो इसमें से कोई एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का दो एग्जाम्पल है, एक ये और एक ये, इसमें सेल वॉल ही नहीं होती, तो आंसर डी बी आएगा इसका सेकंड, ठीक है। सेंट्रियोल किसमें होता है बेटा, एनिमल सेल का फीचर है, तो सेंट्रियोल प्लांट सेल में होगा नहीं, लैक्टोबैसिलस में होगा नहीं, ऑल आएगा नहीं, एनिमल सेल में आएगा। सेंट्रोल प्लांट सेल में नहीं होता। ये हमने कहां पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, ठीक है, लास्ट चैप्टर में। अगला चलेंगे, अगला है मेरे पास टीआई प्लाज्मिड किसमें होगा, सारे बैक्टीरिया में नहीं, सूडोमोनास में नहीं, एग्रोबैक्टीरियम में। ये बैक्टीरिया बेटा कौन सा है, जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड देता है, जो हमने डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड पढ़ा था ना, उसके लिए नाम है इस बैक्टीरिया का, क्लियर है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड देता है, इसीलिए इसका नाम है ये। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज, बिना मेम्ब्रेन की कौन सी ऑर्गेनल है, बताओ जरा। क्रोमेटोफोर ऑर्गेनल नहीं होती, नॉट ऑर्गेनल। न्यूक्लियस में तो मेम्ब्रेन होती है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। सिक्स्थ का मेरे पास क्या आ जाएगा, सिक्स्थ का मेरे पास ए आ जाएगा। पॉलीराइबोसोम क्या है, पॉलीराइबोसोम सिंगल राइबोसोम है, मैनी राइबोसोम है। देखो एक एमआरएनए पर अगर बहुत सारे राइबोसोम लगकर प्रोटीन बनाते हैं पॉलीराइबोसोम, तो मैनी राइबोसोम ऑन टीआरएनए, गलत, मैनी राइबोसोम ऑन एमआरएनए। इंक्लूजन बॉडी नहीं होते पॉलीराइबोसोम, नॉट ट्रू फॉर इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज के लिए क्या ट्रू नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है, ये ट्रू है। विदाउट मेम्ब्रेन है, ट्रू है। स्टोरेज के लिए होते हैं ट्रू, नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, डी आएगा, नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्लियर है कि नहीं, बताओ। जल्दी देखो बेटा। नेक्स्ट, विच इज नॉट इंक्लूजन बॉडीज, क्या इंक्लूजन बॉडी नहीं है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, क्रोमेटोफोर, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। क्या इंक्लूजन बॉडी नहीं है, गैस वैक्यूल, क्रोमेटोफोर, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, है ना, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। क्या इंक्लूजन बॉडी नहीं है, बताओ जल्दी से। फॉस्फेट है, यस, ग्लाइकोजन है, गैस है, ये इंक्लूजन बॉडी नहीं है। 10th, गैस वैक्यूल क्या सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, नहीं, ये साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप क्या बोलोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोलते हो उसे, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर होता है, एनिमल सेल में नहीं होते। गैस वैक्यूल सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलते हैं। बेटा आप में से गलती नहीं करना, गैस वैक्यूल सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलते हैं। चलो आगे चलेंगे। अब ये आपका डोपा था, कल से डोपा में कितने क्वेश्चंस आएंगे भाई, कल से डोपा में आएंगे कितने क्वेश्चन, 15 आएंगे, ठीक है। आपने क्या प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ लिया, चलो एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। सबसे पहले बैक्टीरिया का जो सेल है, सुन लो ध्यान से, बैक्टीरिया का सेल का साइज छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। दूसरी चीज,
उसका डीएनए नेकेड होता है। क्लियर है? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हो सकता है? स्लाइम लेयर और कैप्सूल। जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स हो। दूसरी लेयर मेरे पास क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। दूसरा हमने क्या बोला है कि जो मेरे पास सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल है। सेल एनवलप लिखते हैं। सेल एनवलप में मेनली थिकनेस ऑफ सेल वॉल। अब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है तो वो स्टेन को लेकर बाहर कर देगा, इसीलिए हम उसे ग्राम नेगेटिव लेते हैं। हम क्या बोलते हैं? उसे ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या है बेटा मेरे पास? ध्यान से सुन। सेल मेम्ब्रेन में मेरे पास क्या है? किसकी बनी है? लिपिड की। हम आगे आपको दिखा रहे हैं। बैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में दोनों में मेरे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आ जाओ, मैंने फ्लैजिला पढ़ा। अगर फ्लैजिला होगा तो मोटाइल बोलेंगे, नहीं होगा तो नॉन मोटाइल बोलेंगे। फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। कोई डाउट है? नहीं सर। फ्लैजिला किसमें नहीं होता? साइनोबैक्टीरिया, कोकस, माइकोप्लाज्मा, इन तीनों में फ्लैजिला नहीं होता। उसके बाद पिलाई और फिम्ब्रियाई, दोनों का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। पिलाई ट्यूब शेप का होता है, फिम्ब्रियाई ब्रिसल शेप का। फिम्ब्रियाई अटैचमेंट में हेल्प करता है, पिलाई स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है। मीजोजोम की 3 शेप होती है, वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिली। सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन, समझ में आ रहा है? इन चीजों में वो हेल्प कर रहा है और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। याद है कि नहीं? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। क्लियर है? सरफेस एरिया बढ़ाता। और ले लो ध्यान से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर पे क्या लगते हैं? पिगमेंट्स लगते हैं। कहां मिलता है ये? साइनोबैक्टीरिया में। उसके बाद हमने बताया न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को ही जीनोमिक डीएनए कहेंगे क्योंकि उसमें मेन जीन होती है, और न्यूक्लियोइड विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उसे ही क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। सिंगल डीएनए है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। न्यूक्लियोइड की बात समझ में आई? दूसरा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। वो भी सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, पर उसमें एक्स्ट्रा जीन होती है। वो जीन नहीं होती जो मतलब सेल के जिंदा रहने के लिए चाहिए। हमने कहा था एक्स्ट्रा जीन होती है। हमने कुछ एग्जांपल बताए प्लाज्मिड के, टीआई प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, और हमने बोला बेटा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ऐसे करके हमने कुछ आपको क्या बताए? प्लाज्मिड के एग्जांपल बताए। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है बेटा उसमें 2 सब यूनिट होती है, विदाउट मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेल है, प्रोटीन बनाती है। एक 30S होती है और 50S होती है, मिला के 70S बनाते हैं। राइबोसोम कहां मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में, विदाउट मेम्ब्रेन है। 2 चीजों का बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना है। क्लियर है कि नहीं? और बहुत सारे राइबोसोम साथ में लगे रहेंगे तो पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। फिर हमने बताया आपको इंक्लूजन बॉडी। बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, तो चीजों को स्टोर कैसे करोगे? सोचो ध्यान से। स्टोर करने के लिए उसे इनसॉल्युबल फॉर्म में विदाउट मेम्ब्रेन रखना पड़ेगा। क्लियर है? उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। जो चीज स्टोर करेंगे उसी के नाम पे नाम आएगा। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, है ना, और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। जो गैस वैक्यूल है वो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और हमारे पास ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया इनके अंदर मिलेगा। क्या यहां तक क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे और आपको यूकैरियोटिक सेल बताएंगे। कोई डाउट है? बता दो। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, टेस्ट का सिलेबस जो होगा अगले वीक में टेस्ट है, इस वीक में है। इस वीक में तो नहीं, अगले वीक में है ना आपका टेस्ट। हाँ, कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बोलो। कोई डाउट? नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास के टॉपिक्स पढ़ना। ठीक है। आज का टारगेट हमारा क्या है कि मैं आपको कुछ यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, स्टार्ट करो। ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने आपको स्टार्ट जब किया था तो मैंने ये बोला था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सेल जो होगा उसका जो डीएनए न्यूक्लियोइड है विदाउट मेम्ब्रेन का मेरे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? यूकैरियोटिक सेल पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्या बेसिक डिफरेंस दोनों में होते हैं वो आपको दिमाग में रखना है।
सबसे पहला डिफरेंस जब हम बात करते हैं दोनों तरह के सेल में, सबसे पहला डिफरेंस होता है साइज का। प्रोकैरियोटिक सेल का जो एवरेज साइज होता है वो 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है, और इसके साइज को हम 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर लिखते हैं। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल थोड़ा बड़े साइज का होता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि आरबीसी थोड़ा छोटा है, 7 माइक्रोमीटर का होता है। आरबीसी थोड़ा छोटा सेल है, 7 माइक्रोमीटर का होता है। पर नॉर्मली क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल बड़े साइज का होगा। किसके कंपैरिजन में? प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बड़े साइज का होगा। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज, और यहां पर मैं लिखूंगा लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस तो यह है, लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। कोई डाउट है इसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, ये उससे मतलब बड़ा है। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, इसका डीएनए नेकेड है। नेकेड शब्द का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? नेकेड का मतलब इसका डीएनए विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहां देखो, यहां मेरे पास क्या होगा, डीएनए किधर है? प्रेजेंट इनसाइड, डीएनए प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप का मतलब होता है कवर। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां डीएनए नेक्ड नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने ये ऑर्गेनल लिखी है राइबोसोम, ध्यान से सुनना बेटा, इनमें ऑर्गेनल्स होती है, हां, इनमें अगर मैं कहूं ऑर्गेनल्स है तो प्रेजेंट, बट कैसी प्रेजेंट है? विदाउट मेम्ब्रेन वाली, जिसका एग्जाम्पल क्या है? राइबोसोम है, विदाउट मेम्ब्रेन की है, और उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? राइबोसोम है। आ रहा है समझ? नहीं, इसमें क्या है बेटा, ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन भी होती है और विदाउट मेम्ब्रेन वाले भी होती है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी, हां सर बिल्कुल प्रेजेंट होंगी, और 2 तरह की होंगी। कौन सी? एक होगी विदाउट मेम्ब्रेन, जैसे कि राइबोसोम है, और दूसरी होगी जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऑर्गेनल्स क्या होता है। जैसे मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एंडोप्लाज्मिक, ये गोल्जी बॉडी क्या है, ये होते क्या है, इन्हें आप ऑर्गेनल कहते हो। ऑर्गेनल एक्चुअल में है क्या? ऑर्गेनल एक ऐसी लोकेशन होती है या ऐसी जगह होती है जहां अलग रिएक्शंस चल रहे हैं। आप समझो मेरी बात, ऑर्गेनल्स ऐसी जगह होती है जहां अलग रिएक्शंस चल रहे हैं, जहां डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जहां हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल्स बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, ये क्लियर है? तो ऑर्गेनल्स क्या है? कुछ नहीं, एक ऐसी लोकेशन है जहां कुछ अलग रिएक्शंस चलते हैं, उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं चल रहा है, जो एंडोप्लाज्मिक में चल रहा है वो साइटोप्लाज्म में नहीं चल रहा है। तो आपको ये 2-3 मेजर डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। एक साइज का फर्क होता है, दूसरा डीएनए का फर्क होता है, तीसरा इसके पास ऑर्गेनल होती है पर बिना मेम्ब्रेन की होती है, और इनके पास जो ऑर्गेनल होती है वो 2 तरह की होती है, एक जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है और दूसरी जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जिनमें मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो एक अलग चैम्बर ही बन जाता है, मतलब एक अलग जगह बन जाती है जहां पर होने वाले रिएक्शंस बाकी रिएक्शन से अलग होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ बेटा, बिल्कुल एग्जांपल बताएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारे से। इतना समझ में आ गया? लिख लिया सबने? नोट करो जल्दी, अरे नोट करो बेटा। क्या ये लिखना है? हां लिखना है ना यार। सर इसको लिखना भी है, बिल्कुल लिखना है, क्यों नहीं लिखेगा? इतना बढ़िया साफ साफ लिख रहा हूं, लिखेगा नहीं? दुष्ट, जल्दी लिख, जल्दी लिखो।
हो गया बेटा? आ जाओ, चलो आगे चलते हैं, इधर आओ। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन करो एक बार। यूकैरियोटिक सेल हैव बोथ मेम्ब्रेन बाउंड एंड विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनली, और प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो ऑर्गेनल। इनमें से आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी में से बताओ। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जल्दी करो, देखें जल्दी क्या आता है तुम्हें। जल्दी बोलो। यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के ऑर्गेनल हैं, मेम्ब्रेन बाउंड और विदाउट मेम्ब्रेन, सही है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनल ही होती है पर विदाउट मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या आएगा? ए। जिनका ए है बढ़िया, बाकी पिटाई खाने लायक काम है बाकी के तो, है ना। आओ जल्दी से आगे पढ़ेंगे, जल्दी चले, अरे जल्दी बोलो। ए आएगा, जल्दी जल्दी फास्ट, ए आएगा बेटा, ए आएगा। हाँ आगे चलो ध्यान से। अब इधर देखो बेटा, हमारे पास हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, मैं जो आपको बताने वाला हूं, मेरी बात सुन लो। जिन बच्चों को इसमें डाउट होता है, हम प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो सारा कुछ बता के चलेंगे। आपके पास टोटल 5 किंगडम है। सर 5 किंगडम हमने पढ़ ली। एक मोनेरा है, दूसरी प्रोटिस्टा है, तीसरी फंजाई है, फोर्थ आपके पास प्लांटेई है, इधर देखो, फोर्थ प्लांटेई है, फिफ्थ एनिमिलिया है। इसके अंदर जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब मोनेरा के अंदर जो भी आता है उन सब में कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये जो 4 किंगडम है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता, ये जो 4 किंगडम है बेटा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमिलिया, इन चारों किंगडम में सारे सेल यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझो ध्यान से, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्लियर है? समझो इसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रोटिस्टा सिंगल सेल का है, यूनिसेलुलर है, पर कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक समझ में आता है? मतलब मान लो ये अमीबा है, तो अमीबा कैसा है? सिंगल सेल है। देखो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, मतलब ये सिंगल सेल का होता है। मतलब क्या हुआ? जो मोनेरा है उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का ही होता है, पर उसमें सेल प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर है, पर उसका क्या है बेटा? यूकैरियोटिक सेल होता है, जैसे पैरामीशियम हो गया। क्लियर है? तो प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूकैरियोटिक है पर यूनिसेलुलर है। ये सारे ग्रुप कौन से? प्लांटेई, एनिमिलिया, हमारे पास प्लांटेई, एनिमिलिया, ये सारे ग्रुप में, इन तीनों में ये कैसे होते हैं बेटा? एक तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके सारे सेल कैसे होते हैं? ऑल सेल्स आर, कैसे होंगे? ऑल सेल्स आर यूकैरियोटिक। क्या इतनी बात में कोई डाउट है तुम्हें? मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि यार प्रोटिस्टा में कोई बैक्टीरिया आता है कि नहीं आएगा बेटा, क्योंकि प्रोटिस्टा से लेकर ये सारे यूकैरियोटिक हैं। मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा। प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स आते हैं, और इन तीनों ग्रुप में मल्टी सेलुलर आते हैं, जैसे ये फंजाई है, प्लांट है, ऐसे एनिमिलिया। ये सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं यहां पे आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने बायोटेक पढ़ी है? सर बायोटेक पढ़ी है। बायोटेक में जब हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या हुआ? आइसोलेशन, पहले सुनना मेरी बात, देखो मैं डीप बातें जब करता हूं ना, पहले मैं सिंपल बताता हूं, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर एक डीप बात बताता हूं। डीप बात सुनना, गहराई। देखो आपने बायोटेक पढ़ी थी, वहां एक टॉपिक पढ़ते थे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसमें क्या था? उसमें आपको कहता था यार टोटल 4 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनिमल सेल, दूसरा होता है फंजाई का सेल, तीसरा होता है प्लांट सेल, और चौथा होता है आपके पास बैक्टीरिया का सेल। उसमें से डीएनए निकालते थे। याद है ये बात? मैं रिपीट करता हूं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया का सेल और फंजाई का सेल। इसका मतलब जो बैक्टीरिया का सेल था वो प्रोकैरियोटिक था। बाकी कौन से 3 सेल थे? एक फंजाई का सेल था, एक एनिमल का सेल था, एक प्लांट का सेल था।
प्रोटिस्टा का हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रोटिस्टा के जो सेल हैं या तो फंजाई के सेल से मिलते हैं या प्लांटाई के सेल से मिलते हैं या एनिमिलिया के सेल से मिलते हैं। मतलब क्या हुआ, अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म तो है, पर जो अमीबा है ना बेटा, उसकी सेल किससे मिलती है? एनिमल सेल से मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक ग्रुप होगा स्लाइम माउड, उसकी सेल कहीं ना कहीं हो सकता है फंजाई से मिलती हो, और जो प्रोटिस्टा में डाई एटम है, डाइनोफ्लैजिलेट है, ये इनकी सेल कहीं ना कहीं किससे मिलेगी? प्लांट सेल से मिलेगी। तो इसीलिए उसने कहा कि नेचर में 4 ही टाइप की सेल होती है अलग अलग। अगर हम देखें, एक बैक्टीरिया की होती है और 3 कौन कौन सी हो सकती है? फंजाई की हो सकती है, प्लांट की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है। अब जब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं आपको एक पूरा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लेकिन उसमें भी एनिमल में क्या चीज होती है, प्लांट में क्या नहीं होती और फंजाई में क्या नहीं होती, ये बताना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ये वाला है मोनेरा है, तो ये तो बैक्टीरिया सेल हो गया, ये एक अलग चीज हो गई, ठीक है, हमने पढ़ ली। उसके बाद मैं बायोटेक में टोटल 4 सेल थे जिनका डीएनए निकालते थे, उसने प्रोटिस्टा लिया नहीं, क्योंकि प्रोटिस्टा के बहुत सारे सेल जो भी प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा आता है, अमीबा किस सेल से मैच करता है? एनिमल सेल से मैच करता है। पर हम उसको रखते क्यों नहीं है? क्योंकि किंगडम अलग है ना बेटा। किंगडम कैसे अलग है? ये मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। लेकिन मल्टी सेलुलर जैसे तुम हो, मैं हूं, हमारे जो सिंगल सेल होंगे उनका वही फीचर होगा जैसे जो कि हमारे अमीबा का फीचर हो सकता है, सेल वॉल नहीं होगी। क्लियर है? तो अगर तुमसे कहा जाए कि नेचर में कितने तरह के सेल मिलते हैं, तो तुम कहोगे एक प्रोकैरियोटिक सेल मिलता है और 3 तरह के यूकैरियोटिक सेल मिलते हैं। एक प्लांट सेल मिलता है, एक फंजाई का सेल मिलता है और एक एनिमल का सेल मिलता है। प्रोटिस्टा को हम यहीं कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ये बातें लिखने की नहीं है, ये फील करने की बातें हैं कि सर के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दिया, अब वो एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे और ये बताते चलेंगे कि प्लांट में क्या होगा, एनिमल में क्या होगा और फंजाई में क्या होगा। बताओ, आई समझ? समझ आई? बेटा सेल पूरा नहीं आएगा, सेल पूरा नहीं आएगा। समझ आई हम कैसे पढ़ते हैं चीजों को? टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा यार, क्यों परेशान है इतना? ये चैप्टर पूरा नहीं आएगा, जितना कराया उतना ही आएगा। पढ़ ले चुपचाप, सेल मेम्ब्रेन तक आएगा मैक्सिमम। समझ आया? तो मैं तेरे को फिर बोल रहा हूं, मैं ये पढ़ा चुका हूं, मैं इन चारों के में से कोई एक सेल पढ़ा रहा हूंगा और किसमें क्या चीजें हैं वो बताते हुए चलेंगे। अब इसी बात को अगर हम आगे लेकर जाते हैं तो मैंने एक सेल बना दिया है तुम्हारे लिए। सर लिखवा दो, नहीं, ये लिखवाने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि नेचर में 4 ही तरह के सेल मिलते हैं। इसलिए बायोटेक का जो चैप्टर 1 था ना, उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए वो 4 सेल की कर रहा था, प्लांट सेल की, एनिमल सेल की, बैक्टीरिया सेल की और किसकी? फंजाई सेल की। सही है? देख बेटा, एक मैंने ये यूकैरियोटिक सेल बनाया है, कुछ कुछ चीजें बना रहे हैं उसको देखता चल। सबसे पहले मैंने क्या बना दी? सेल वॉल। सेल वॉल कोई ऑर्गेनल नहीं होती। उसके बाद मैंने क्या बना दी? सेल मेम्ब्रेन बना दी। सही है कि नहीं बता? सेल मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। उसके बाद मैंने तुझे ये एक वैक्यूल दिखा दिया, ठीक है। ये एक ऑर्गेनल है जिसका नाम पेरोक्सीजोम है, सबके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, थोड़ा बड़ा है, अगर आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा बड़ा है। तो एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सर ये हमें बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाएगा भाई? सर मेरे 500 आए थे, बना ले चुपचाप, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तुम्हारा लाइसोसोम हो सकता है ना, उसी के जैसा मिलता जुलता वेसिकल भी कह सकते हैं किसी को। ये तुम्हारे पास गोल्जी है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी कह सकते हैं, बताएंगे अपरेटस क्यों कहते हैं। ये राइबोसोम है, राइबोसोम देखो कितना छोटा है, और अगर राइबोसोम इस पर लगा हो तो इसे RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये SER है, इस पे राइबोसोम नहीं है।
ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा। चलो न्यूक्लियस लिख देते हैं इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस लिख देते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बना दिया है एक यूकैरियोटिक सेल का, ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सुन लो ध्यान से, सबसे बाहर सेल वॉल होती है, सारे सेल में सेल वॉल नहीं होती। अगर मैं इन दो ग्रुप में जाऊं तो मेरे पास सेल वॉल फंजाई में मिल जाएगी, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में, और किस में मिलेगी, प्लांटाई में। एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती, पर मैंने ड्रॉ करके बताने की कोशिश की है। पहले बना लो, ये कॉमन सा स्ट्रक्चर है। किसका है अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी है, इसमें मैंने क्या बना दी है, वेसिकल बना दिया है। उसके जैसा ही मेरे पास एक स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, ठीक है। वैक्यूल बना दिया है, पेरोक्सीसोम बना दिया है, क्लोरोप्लास्ट बना दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस बना दिया। ये डीएनए है। डीएनए किस फॉर्म में होता है आपको पता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में, याद है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये न्यूक्लियोलस है, ये आरईआर है, ये वाला, दिस वन इज आरईआर, है ना, दिस वन इज आरईआर। ये राइबोसोम्स हैं, ये गोल्जी है, इससे लाइसोसोम भी बनते हैं, वेसिकल्स भी बनते हैं। ये एक वैक्यूल है। तो एक स्ट्रक्चर है, ड्रॉ कर लो, आगे इनकी डिटेल देखते हैं। बेटा करण आप बैच छोड़ के जा सकते हो, मेरा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। आप कह रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, 9वीं क्लास का स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, वो ड्रॉ कर रखा है, और तू कहता आता नहीं है। तो डॉक्टर बनने की बात कर रहा है बेटा, तू तो कुछ भी नहीं बनने का। बात ये नहीं है कि मैं तुझे पढ़ाना चाह रहा हूं कि नहीं, बात ये है कि तुझे अपना स्तर तो पता हो। मैंने एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना रखा है जो तूने क्लास 9th में पढ़ा है। क्या ये नाम भी नहीं सुने हुए? बता। और लिख रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो तूने आज पहले दिन ज्वाइन किया है तो तेरे को वैसे भी कुछ नहीं आना चाहिए, डेफिनेट बात है। दूसरी बात, अगर तुझे लगातार क्लास कर रहा है उसके बाद नहीं आ रहा तो बेटा फिर तो मतलब सिचुएशन बहुत खराब है ना। तू 5-6 साल का टाइम ले, आराम से डॉक्टर बनेगा। मैं बोल रहा हूं इस बात को, पर लगा रही हो, मैं कराऊंगा पूरे 5 यकीन मैं ही पढ़ाऊंगा, तू मेरे साथ पढ़ता रहे। समझ इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब एक तो होता है कि तूने आज बैच ज्वाइन किया, मान लेते हैं, लेकिन तू अगर ये कहेगा कि सर हमने यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर नहीं समझा जो कक्षा 8वीं से पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तो फिर बेटा उसका मैं क्या करूंगा बता। तुझे फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को तो तुम सुसाइड करवा दोगे ऐसे, नहीं। बता बेटा बता क्या करे। मैं तो सिर्फ नाम लिखे हैं तेरे लिए, मैं तो पढ़ाया भी नहीं इसमें कुछ, अभी आगे पढ़ाऊंगा। बता। ऐसे थोड़ी होता है यार, इसमें मैंने कहा सिर्फ तुम ड्रॉ कर लो, नाम लिख लो। अभी डिटेल पढ़ेंगे ना, समझाया तो है नहीं हमने। ऐसा तो मत करो यार। ये मत करो कि यार तुम कुछ भी करते हो। मास्टर को तकलीफ पहुंचती होगी यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको समझ कैसे नहीं आया। नहीं, हाँ, मान लो तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, तुम कह रहे हो रोटी की डायमेंशन समझ नहीं आ रही। अबे रोटी खाने की चीज होती है, उसकी डायमेंशन क्या करेगा, और उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है। पेरेंट तुम्हारे लिए पैसे कमा के ला रहे हैं, तुम कह रहे हो कि ये नोट का कलर ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे में तो कंटाप भी लगना चाहिए तुम्हें, है ना। मेहनत करो ना यार, कुछ तो समझो, ऐसा थोड़ी होता है। हो गया, जल्दी बताओ। चलो चलो आगे पढ़ते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करते हो यार अपना हमारा। इधर आओ, अब सुनो, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा इस टॉपिक की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है नीट में, सेल के अंदर
कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती और जिसके बाहर मेम्ब्रेन होती हैं, और कौन सी होती है, एक सिंगल होगी कि डबल होगी। देखो, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि विदाउट मेम्ब्रेन की ऑर्गेनल बताओ, तो राइबोसोम क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल सिर्फ किस में मिलेगा, देख बेटा, राइबोसोम दोनों में मिलेगा, प्लांट सेल में भी मिलेगा और किस में मिलेगा तेरे को, एनिमल सेल में भी मिलेगा, दोनों में मिलता है ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई में। सेंट्रियोल सिर्फ किस में है, एनिमल सेल में। इसके बाहर भी क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस सारे सेल्स में होता है, सारे यूकैरियोटिक सेल में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सिर्फ एनिमल सेल में है, ओनली इन एनिमल सेल। तो ये वो तीन स्ट्रक्चर हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, इधर देखो, पहले इधर देखो, तुम्हारे पास ये सेल है, हां सर, ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ये किसकी बनी है, ये लिपिड की बनी है। ये बात समझ में आ रहा है, किसकी बनी है, लिपिड की बनी है, ये वाली मेम्ब्रेन, दिस वन, सुनना ध्यान से। अब इसकी मेम्ब्रेन के अलावा ये मेम्ब्रेन हो, ये मेम्ब्रेन हो, ये वाली मेम्ब्रेन हो, ये सभी चीजें लिपिड की ही बनी होती हैं। लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि विद मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल कौन कौन सी हैं। एक, जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मतलब ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन है, उसमें आ जाएगा आपका ईआर, आपका गोल्जी बॉडी आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएंगे वेसिकल्स आ सकते हैं, वैक्यूल्स आ सकते हैं, फर्क होता है वैक्यूल और वेसिकल्स में। उसके अलावा मैं लिख सकता हूं आपका वेसिकल लाइसोसोम लिख सकता हूं, और मैं किनको लिख सकता हूं बेटा, मैं इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला में भी एक मेम्ब्रेन मान लेता हूं। तो इनके अंदर क्या होगी, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं डबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब है, उसमें डबल मेम्ब्रेन है, ऐसे देखो, ऐसी दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन। उसके अलावा प्लास्टिड्स, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। और उसके अलावा न्यूक्लियस को हम ऑर्गेनल कंसीडर करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस सेल से छोटी चीज है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल के अंदर, यहां से क्वेश्चन आता है, विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, ये तीन चीजें हो गई। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा, ईआर, गोल्जी बॉडी, वेसिकल, वैक्यूल, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, इनमें भी सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। कोई डाउट है, जल्दी बताओ, कोई डाउट है, जल्दी बता दो, कोई डाउट। पेरोक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन में, पेरोक्सीसोम भी कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन में, बताओ जल्दी। सर इनके स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, कोई नीड नहीं, तुझे नाम समझ में आ रहे हैं, नाम याद कर सकता है, हां सर नाम याद कर सकते हैं। बिना मेम्ब्रेन के कौन कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, वेसिकल, वैक्यूल, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सीसोम। डबल मेम्ब्रेन वाले ये हैं। और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कौन बताएगा, ये मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी, फॉस्फोलिपिड की। लिपिड की डबल लेयर होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें सेल वॉल कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल वॉल कोई क्या नहीं है, ऑर्गेनल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन कोई ऑर्गेनल नहीं है। क्लियर है, बोलो जल्दी।
जल्दी बोलो बेटा, याद कर सकते हो। माइक्रो बॉडीज इसी में आएगा बेटा, सुन मेरी बात, माइक्रो बॉडी इसी में आएगा, ये भी इसी में आएगा, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, तुम याद कर सकते हो नाम, अब डिटेल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो विदाउट मेम्ब्रेन, विद मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। उसके बाद ये आ सकता है कि कौन कौन से ग्रुप में यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान दो बेटा। अब जरा ये वाली चीजें आपको मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। इधर देखो एक बार, वी नीड टू ऑब्जर्व सेल्स इन अ अनियन पील। तो ये मेरे पास प्लांट सोर्स है, जहां आप क्या पढ़ते हो, जहां आप प्लांट किसी सेल को स्टडी करते हो। और उसके अलावा ह्यूमन चीक सेल, ये मेरे पास एनिमल सोर्स है। मैंने कहा ना, आप प्लांट और एनिमल सेल को ज्यादा पढ़ते हो, ठीक है, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, उसमें मेरे पास क्या होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है, क्लियर है। और आउटर बाउंड्री होगी जस्ट विद इन इट्स द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको यह भी करना पड़ेगा बेटा, कौन सी चीजें प्लांट सेल में मैं वो लिखवा रहा हूं। और देखो, सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल जो कि एक एनिमल सेल है, उसमें सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या होगी, मेरे पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ये चीज समझ में आ रही है। दूसरी देखो बेटा, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक डेंस स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ध्यान दे, इधर इधर ध्यान दे बेटा, ध्यान दे। तो हम लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियस किसके अंदर होगा, सबके अंदर। दूसरा, न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। क्रोमोसोम मुझे सिर्फ कब दिखता है, जब एम फेज आता है, ठीक है, इसने जनरल लिखा है। विच इज कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल वर्ड एक फंक्शन है, मतलब जीन्स होना एक फंक्शन है। क्लियर है, सही है। उसके बाद देखो, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कौन से हैं, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्लियर है। हमने कहा था प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसके बाहर मेम्ब्रेन होती है। कोई डाउट है, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी है बेटा। जल्दी बोलो, आगे देखो। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cell that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। क्लियर है। सेल्स जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं उन्हें हम बोलेंगे क्या, उन्हें हम बोलेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। whereas cell that lack membrane bound nucleus are called प्रोकैरियोटिक, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है, सुन लो ध्यान से। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिनमें मेम्ब्रेन है उन्हें हम बोलेंगे यूकैरियोटिक, और जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है उन्हें हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आप देख लो, अ सेमी फ्लूइड लिक्विड, इसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, सही है। सब में साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म क्या है, जहां पर सेलुलर एक्टिविटीज होती। क्या मतलब है इस बात का बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से देख। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जिसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जिसे आप क्या लिखोगे, सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जो प्लांट को लिविंग स्टेट में रखेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं, लाइक एंडोप्लाज्म, ये पढ़ा ना हमने, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें मेम्ब्रेन है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होती, कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो हैव, हमने लिख लिया ये तो, हाँ ठीक है। राइबोसोम क्या है बेटा, देखो यहां से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और किस में मिलता है, यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट में मिलता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड not only cytoplasm but also within the two organelles chloroplast and mitochondria। देख रहे हो क्या कह रहा है ये, देखो मेरी बात सुनो। राइबोसोम कहां मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलते हैं, ये क्लियर है, सही है।
प्रोकैरियोटिक सेल में कहां मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल में कहां मिलेंगे? साइटोप्लाज्म, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये हम आगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। और एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, क्या नाम है उसका? सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, है ना, जो हेल्प करेगा सेल डिवीजन में। क्या ये बेटा, ये देखो, इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं। ये जो पैराग्राफ है ना, ये वेस्ट नहीं है। यहां से मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये वाले क्वेश्चंस निकलते हैं एक्चुअल में, है ना। और प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, ये हम आगे कंपेयर करते हुए चलेंगे जब टॉपिक कवर करेंगे। पर ये जो 3 पेज है ना, जो मैंने ऐसे, एक ही पेज है एनसीईआरटी का, ओवरव्यू दे रखा है हमारा, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? एक यूकैरियोटिक सेल आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको यहां देखो क्या लिखा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, वैक्यूल। मेरी बात सुनो, हमें क्या पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल में? सबसे पहला टॉपिक मैं आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, दूसरे नंबर पे सेल वॉल, फिर आपको एक तीसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसमें आपको ईआर पढ़ाएंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ा देंगे, और इसके साथ आपको लाइसोसोम पढ़ा देंगे। ये 3 टॉपिक इसी के अंदर पढ़ा देंगे। फोर्थ नंबर पे मैं आपको वैक्यूल पढ़ाऊंगा। फिफ्थ में आपको क्या पढ़ाऊंगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सिक्स्थ प्लास्टिड, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। सेवंथ हम पढ़ेंगे राइबोसोम। एट्थ हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। इनके अंदर ही हम सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, ये हम इन्हीं के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और 9th नंबर पर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्रोमोसोम पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्रोमैटिन पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल में हम ये पढ़ने वाले हैं, ये सीक्वेंस है। स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से, फिर सेल वॉल से, फिर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा कि किसके अंदर क्या नहीं होता, क्या चेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल के किस में मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। और जब मैं सेल वॉल पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, फंजाई में होती है, क्लियर है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो ये चीजें हम करते हुए चलेंगे। टॉपिक क्लियर है? किस सीक्वेंस में जाएंगे? तो मैंने सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दिया, अब पूरा यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सेल थ्योरी पढ़ के चैप्टर खत्म। क्लियर है? जल्दी बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर गैस वैक्यूल में मेम्ब्रेन होती है, पर वो लिपिड की नहीं होती। जब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो हम बात करेंगे लिपिड की, मेम्ब्रेन की। क्लियर है बेटा? माइक्रो बॉडीज इसी के साथ पढ़ा देंगे। 10th नंबर पे माइक्रो बॉडीज पढ़ा देंगे, जो अलग से नहीं है। माइक्रो बॉडीज में मुझे आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा, पेरोक्सिसोम। आपके सिलेबस में माइक्रो बॉडीज में सिर्फ पेरोक्सिसोम गिवन है, और कहां गिवन है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। टेस्ट में कहां तक आएगा? टेस्ट में मेरे हिसाब से सेल मेम्ब्रेन तक आएगा, जो 21 में है। क्लियर है? उसको हम आसानी से करा देंगे। आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना करें स्टार्ट। अरे जल्दी बोलो, अरे पीपी टाइप के बच्चे, पुराने पापी, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करें।
ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ाऊं भाई सेल मेम्ब्रेन में तुम्हें, बताओ। अच्छा मुझे बताना ट्रू है फॉल्स। सेल मेम्ब्रेन वायरस में होती है, ट्रू और फॉल्स बताना। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन वायरस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन वायरस, ट्रू और फॉल्स? बताओ जल्दी, टी और एफ लिखो जल्दी भाई, बता जल्दी बताओ। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन वायरस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती वायरस में, तो एक प्रोटीन का कवर होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो तुम्हारे दिमाग में यह जाना चाहिए कुछ ऐसा होता है जिसमें जीन्स होती हैं। वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर जब भी किसी सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमेशा डीएनए होगा। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं? अब मैं कहता हूं बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब देखो मैं आपको एक शब्द को समझने की कोशिश करो अपने दिमाग में। यदि मैं वर्ड यूज करता हूं जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर जीन प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूं जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, तो उसमें आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब जीन किसी में भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लिविंग सेल की, उन 5 किंगडम की, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनकी बात करता हूं, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होगा। अब अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है, मतलब उसका नेकेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल की, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन है, जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो जेनेटिक मटेरियल एक शब्द है जो किनके लिए यूज किया जाता है? वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर जीन्स होती हैं। वो वायरस के पास भी हो सकता है, आपके सेल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हर लिविंग सेल में 5 किंगडम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। और यह फर्क हो सकता है कि वो नेकेड है कि कवर है। आ गया समझ? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज को समझो। देखें, समझ आया नहीं आया? हाँ फॉल्स आएगा। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन लिविंग सेल में होती है, तो मैं सबसे पहले उसका तुम्हें स्ट्रक्चर समझा दूंगा। देखो मैं जैसे कहता हूं भाई मुझे मार्कर पढ़ाना है तुम्हें, मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूं, तुम्हें ये मार्कर पढ़ाना है, तो मार्कर को मैं क्या पढ़ा सकता हूं ज्यादा भाई? मार्कर का स्ट्रक्चर कैसा है, देख रहे हो शेप कैसी है, ऐसा शेप मस्त एकदम रॉकेट जैसी शेप है, ठीक है। दूसरा, इस मार्कर बना किसका है? प्लास्टिक का बना, ये पढ़ा सकता हूं। फिर इस मार्कर से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? इससे फेंक के मार सकते हैं, जो भी ये चीजें, वो फंक्शन हो गया। तो मुझे तुम्हें पहले स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? फंक्शन। फिर इस स्ट्रक्चर को लेके कुछ मॉडल्स बताऊंगा, है ना, मॉडल्स भी हैं हमारे पास। फिर क्या बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ, लोकेशंस, मतलब लोकेशन मतलब ये सेल मेम्ब्रेन कहां मिलती है, और क्या सेल मेम्ब्रेन में प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, मोनेरा, कहीं कोई वेरिएशन होती है। इस तरीके से टॉपिक को लेकर चलेंगे। क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले मुझे ये चीजें आपको पढ़ानी स्टार्ट करनी है सेल मेम्ब्रेन में। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करता हूं, डिस्कवरी की ही बात करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास ये जो सेल है, ध्यान से देखना मेरी बात, ये जो सेल है, चाहे बैक्टीरिया का हो चाहे किसी का हो, ये माइक्रोमीटर में है। ये माइक्रोस्कोप में तो दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन माइक्रोस्कोप में तो दिखती है, लेकिन इसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर म्यू मीटर में देख सकता है, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। अगर मुझे डिटेल स्ट्रक्चर देखना है, डिटेल स्ट्रक्चर मतलब मुझे इस सेल मेम्ब्रेन को जूम करके देखना है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये है किस चीज की बनी, तो मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर तब पता चला जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और वो 1940s या 1950s के बाद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन लाइट माइक्रोस्कोप सेल, सर लिखना है ये वाला लिखना था, हाँ बिल्कुल लिखना था।
और ये बिल्कुल लिखना था, लिखना चाहिए तुम्हें। ये लिखा तुमने, लिख लो। हम ये कह सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन इज विजिबल। सेल मेम्ब्रेन इज विजिबल, ठीक है। तो इन लाइट माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन क्या है, विजिबल है, बट इट डिटेल स्ट्रक्चर is provided by डिटेल स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय, कौन देगा बेटा, प्रोवाइडेड बाय आफ्टर या डिस्कवर हुआ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो नैनोमीटर में देख सकता था। आपको ये बातें समझ आती हैं, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर वाली बातें, क्योंकि उसी के बाद दिख पाएगा ना, क्योंकि ये आपको नैनोमीटर में देख देगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये कुछ 1950s के बाद हुआ है। तो हमने क्या किया बेटा, तो सेल फिर कैसे एनालाइज करें, मेरी बात सुनो, ये माइक्रोस्कोप में तो दिख नहीं रहा, तो क्या करते हैं, फिर हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, हम क्या करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं। अगर मुझे स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो क्यों ना हम केमिकल एनालिसिस करें। हम क्या करें बेटा, केमिकल एनालिसिस करते हैं। किसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन की। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर तभी दिखा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ये मेम्ब्रेन दिखती तो थी, पर इसके अंदर क्या है ये दिखता नहीं था, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद दिखा। तो हमने क्या किया, आरबीसी ले लिया, आरबीसी को लेकर उसको केमिकली एनालाइज किया। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ क्या की हमने, आरबीसी। अब मैं अगर तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, मैं किसकी क्या कर रहा हूं, आरबीसी की मेम्ब्रेन को एनालाइज करूंगा केमिकली। व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल एनालिसिस, मतलब भाई तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कम से कम ये तो पता कर लो किस चीज का बना हुआ है, उसे केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ आरबीसी की मेम्ब्रेन इज डन, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं वाई आरबीसी, आरबीसी में क्या खास बात है कि हमने ऐसा लिया, सुनना ध्यान से, सुनो क्यों आरबीसी लिया। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो सारे बच्चे, फिर लिखना इसे। इधर देख बेटा, मेरे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, ये किसकी बनी है, लिपिड की। ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी किसकी है, लिपिड की। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन किसकी है, लिपिड की। गोल्जी बॉडी की किसकी है, लिपिड की। तो अगर मुझे अगर एनालाइज करना है सेल मेम्ब्रेन को, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल को तोड़ूंगा और मेम्ब्रेन निकालूंगा। जब मैं सेल को तोड़ के मेम्ब्रेन निकालूंगा तो इनकी मेम्ब्रेन भी तो आ जाएगी। तो मुझे कैसे पता मैं कौन सी चीज एनालाइज कर रहा हूं, अरे समझ आया नहीं आया। मुझे क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन को केमिकली एनालाइज करना है कि वो दिखती कैसी है, वो कैसा स्ट्रक्चर है उसका। सॉरी, मुझे क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन को एनालाइज करना है कि वो कैसा दिखता है। वो तो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, पर अगर मुझे उसे केमिकली एनालाइज करना है, उसके क्या केमिकल है, तो पहले ये तो पक्का करो कि तुम्हारी टेस्ट ट्यूब में सेल मेम्ब्रेन ही आए। अगर मैं कोई नॉर्मल सेल लूंगा तो उसमें गोल्जी बॉडी भी होगी, वैक्यूल भी होगा, ये भी होगा, इनकी मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है, तो एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि हम क्या करते हैं बेटा, हम केमिकल एनालिसिस करते हैं आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी में क्या नहीं होता, आरबीसी में क्या नहीं होता, नो अदर मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, क्योंकि क्या नहीं है, नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस ही नहीं है। आ रही समझ, कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, खास बात, कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ना गोल्जी है, नो गोल्जी ईआर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जगह रखी हुई है किसके लिए, क्या रखने के लिए बेटा, हमने हेमोग्लोबिन रखने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेल मेम्ब्रेन समझ में आ रहा, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, एनिमल सेल की। प्लांट सेल में उसके बाद क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की बात करूं तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है।
मुझे उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो चलो तब तक केमिकली एनालाइज कर लेते हैं। अभी मान लो माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ, 1950 के बाद हम देख पाए। तो जब हमने केमिकली एनालाइज किया तो हमने क्या पाया वो मैं आपको बता रहा हूं। पर हमने आरबीसी क्यों लिया ये पता चला? बोलो बेटा। ये क्लियर है? सर लिखना है। अच्छा लिखेगा नहीं? जल्दी लिख। पूछ रहा है लिखना है। हो गया? जल्दी बताओ। जल्दी करो बेटा जल्दी। आजा अगले आजा। देख इधर देख बेटा, कर लेते हैं एक बार एनालाइज कर लेते हैं केमिकली। देख कैसे है, देख क्या किया हमने। ये मेरे पास आरबीसी था, इसके अंदर हो सकता है हेमोग्लोबिन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया। मैंने क्या किया? इसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और मेरे पास ये बीकर के अंदर आरबीसी की मेम्ब्रेन आ गई। ये किसकी मेम्ब्रेन आ गई? आरबीसी की मेम्ब्रेन आ गई। अब मैंने क्या किया? इसको केमिकली एनालाइज किया। क्या किया? केमिकली एनालाइज किया और पाया हमने पाया एंड ऑब्जर्व किया, इट इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है? ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन है। इसको हमने केमिकली एनालाइज किया है और ऑब्जर्व किया है कि इट इज मेड अप ऑफ, किसका बना है? लिपिड, फॉस्फोलिपिड। किसका बना है? फॉस्फोलिपिड का बना है। क्लियर है? सुन लो ध्यान से। तो हमने क्या किया है बेटा? आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय किया और हमने देखा कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो बनी है फॉस्फोलिपिड और किसकी? प्रोटीन की। और उसमें मेरे पास लिपिड जो है वो 42% है और प्रोटीन लगभग 50% है। 8% में कुछ और चीजें हैं। ये मुझे ऑब्जर्व हुआ। ये बात समझो पहले। हमने आरबीसी क्यों लिया है? क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये हेमोग्लोबिन हो सकता है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को मैंने क्या किया? आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया और उसकी मेम्ब्रेन को एनालाइज किया। हमने पाया कि 42% मेरे पास लिपिड है, प्रोटीन 50% है, अदर क्या कुछ और चीजें हो सकती है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं अब आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और उसे हम ध्यान से देखकर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक बता दो। ठीक है बेटा? 52, सॉरी उल्टा लिख दिया। ठीक है, हाँ 52 है बेटा। हाँ 52, हाँ ठीक है। हाँ जरा कुछ चीजें स्ट्रक्चर पे जाते हैं, देखें आपको कितना समझ में आता है स्ट्रक्चर। चलिए लिख लिया सबने पिछला? सर नहीं लिखा, लिख ले जल्दी से।
इसको लिख जल्दी बेटा, जल्दी लिख, फास्ट फास्ट लिख, जल्दी से तुरंत। लिख लिया? आगे आ जाओ, चलो ये देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले जो हम यहां स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये लिखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, उसमें लिपिड है। पहले पूरी बात समझना, प्लस प्रोटीन। जो लिपिड प्रेजेंट है, मेन लिपिड इज फॉस्फोलिपिड। क्या हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं? यह इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे समझो। तो मुझे किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ना है किसका? फॉस्फोलिपिड का। किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? फॉस्फोलिपिड का। ध्यान से देखना बेटा, हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान दे बेटा, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसको पोलर कहते हैं। पोलर मतलब ये पानी में घुलता है। पोलर हेड जो किससे अट्रैक्ट होता है? पानी से। हाइड्रोफिलिक है। और ये वाला जो है ये हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक क्या है? टेल। ये हमारे पास है। तो आपको क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब ये पानी को रिपेल करेगा, रिपेल वाटर। तो ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया? फॉस्फोलिपिड का, जिसमें दो पार्ट है। एक पार्ट ये है जिसे पोलर हेड कह रहे हो, जो हाइड्रोफिलिक है, मतलब अट्रैक्ट बाई वाटर, पानी से अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट बाई वाटर, पानी से अट्रैक्ट होगा। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेल। कितनी टेल है? दो, जिसे हम हाइड्रोफोबिक टेल कह रहे हैं, रिपेल वाटर। इतनी चीज समझ में आ रही है? हमें इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखना है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन की। मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट होते हैं, एक ये पोलर हेड है और ये दोनों टेल है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यों ना हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में देखें, तो बिल्कुल देखना चाहिए। देखो कैसे देखेंगे, देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं आपको। क्या हमें ये लिखना है? लिख लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। जो नोट नहीं कर पाते जल्दी जल्दी से नोट करो बेटा। हाँ, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है। ठीक है सर, ये आप पढ़ा चुके हो। अच्छा, कब पढ़ाए?
ये तो पढ़, ये देख, इधर देख बेटा, इधर देख, तूने ये पढ़ा है? ये क्या है? जल्दी बता, किसी को पता है ये क्या है? सर ये कुछ कार्बन का कंपाउंड है जिसपे 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये कार्बन की लंबी चेन है और इस पर ये COH ग्रुप लगा हुआ है, इसे कहते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फैटी एसिड बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या मैं फैटी एसिड को इससे रिएक्ट करा सकता हूं? मुझे बताना ये कौन सा ग्रुप है? ये एसिड है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एल्कोहल को एसिड से रिएक्ट कराओ तो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन बच्चा बताएगा? बॉन्ड बनेगा ईस्टर। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ईस्टर। सर ये केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? पहले सुन ले ध्यान से। इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, जिस पर ऐसे एक फैटी एसिड जुड़ गया, एक फैटी एसिड जुड़ गया, दूसरे वाले पर भी मैंने ऐसे फैटी एसिड जोड़ दिया। समझ ध्यान से बेटा, मैंने क्या किया है, इस OH और इस OH पे दोनों पर 2 अलग अलग फैटी एसिड जोड़ दिए। अब मैंने क्या किया, ये तीसरा ऐसे ही रह गया अभी। ठीक है, इस कंपाउंड को कहते हैं डाइग्लिसराइड। ये तुम डाइजेशन में नाम सुन रहे होगे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। सुन ध्यान से, ये ग्लिसरॉल है, इस पे 1 2 3 OH ग्रुप हैं। अगर एक OH पर फैटी एसिड जोड़ूंगा जो कि एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये COH जोड़ूंगा तो मेरे पास बनेगा मोनोग्लिसराइड। अगर मैं इस OH पर भी फैटी एसिड जोड़ूंगा, ये फैटी एसिड है बेटा, दिस वन इज फैटी एसिड, ये फैटी एसिड जोड़ दिया, यहां भी फैटी एसिड जोड़ दिया, तो इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा डाइग्लिसराइड। और अगर मैं इस पर ध्यान दे बेटा, अगर मैं इस पर देखियो ध्यान से, ये ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, आपको पता है एसिड और अल्कोहल में ईस्टर बनता है, फिर मेरे पास CHO, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ध्यान दे बेटा, इसको ये, तो ये चीज क्या है? ये अल्कोहल है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? फैटी एसिड। अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, यहां फॉस्फेट से रिएक्ट कराऊंगा। किस किस बच्चे को पता है मैंने ये क्या ड्रॉ किया? देख बेटा, ये क्या है बेटा, बता जल्दी से, पता है कि नहीं पता? सर कुछ नहीं पता ऐसा हमें। इसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। इससे इसको यहां रिएक्ट करा देते हैं। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अभी देख, यहां मैंने क्या करा, एक फॉस्फेट जोड़ दिया ऐसे। अब इस कंपाउंड को हम नाम दे रहे हैं फॉस्फोलिपिड, जिसमें 2 फैटी एसिड है, और ये वाली फॉस्फेट की वजह से इसको हम पोलर बोलेंगे। और ये जो दोनों चेन है हाइड्रोकार्बन की, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर कौन सी है? ये और ये। इसी को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो 2 टांगे हैं ना, ये और ये मेरे पास यहां ड्रॉ किया, और यहां पर मैंने पोलर लिखा। पोलर ये रहा, दिस इज पोलर, एंड दिस वन इज नॉन पोलर हेड। कोई डाउट है? जल्दी बता दो। सॉरी, नॉन पोलर टेल। तो ये जो पोलर आएगा ना, किसकी वजह से आ रहा है? फॉस्फेट की वजह से। तो ये फॉस्फोलिपिड का, देखो फिर सोचो, दिस इज ग्लिसरॉल, एक OH से COH रिएक्ट कराया, एक ग्रुप यहां से कराया, तो ये कंपाउंड आया, इसे डाइग्लिसराइड बोला। इस OH से फॉस्फेट को रिएक्ट कराया, फॉस्फोलिपिड बना। अब ये फॉस्फोलिपिड का ये जो फॉस्फेट है, ये पोलर क्या है? हेड, और ये दोनों टेल है। तो ये वाली चीज यहां है, और ये जो लंबी तेल है वो ये रही। तो ये किसकी बनी है? हाइड्रोकार्बन की, इसलिए नॉन पोलर है। आ गया समझ? अरे जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ बेटा, आउट ऑफ सिलेबस वाले लेक्चर बंद, घर फरार, आना नहीं दोबारा से। सर को मत बताइए कभी कि सिलेबस में आया नहीं है, तेरे सिलेबस में है ये, किस चैप्टर में, भले ही तेरे को ना पता हो। जो आउट ऑफ सिलेबस लिख रहा ना, एक्चुअल में तूने या तो पढ़ा नहीं है, नहीं तो ऐसे मास्टरों से पढ़ा जिसने तुझे कुछ समझाया नहीं है। इधर समझ, OH और इसके बीच में ईस्टर बॉन्ड, इसके और OH के बीच में, यहां पे COH के बीच में ईस्टर, तो ये दोनों ईस्टर बॉन्ड है, और यहां पर फॉस्फेट जुड़ेगा, फॉस्फो ईस्टर, ये फॉस्फोलिपिड है, दिस इज फॉस्फोलिपिड। ये पूरा कंपाउंड क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। और ये क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड। देख ये बना रखा मैंने, ये देख, तो ये जो चीज है ये फॉस्फेट की वजह से आई है, और ये दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन की टेल है। किसकी टेल है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पानी में घुलता है नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है, इसलिए इसको वाटर रिपेलिंग कहते हैं, हाइड्रोकार्बन की टेल है। कोई डाउट है, नहीं सर। अब जरा इनको अरेंज करके मेम्ब्रेन भी बना दो सर। इधर देख भाई, मेम्ब्रेन कैसे बनी थी, थोड़ा सा एवोल्यूशन समझ, देख बेटा समझ, ये तेरे पास एक लिपिड है, मान ले इस बोर्ड पे चारों तरफ पानी है, फोकस करियो, तेरे को समझ आ जाएगा 1 मिनट में। हां लिखना था, लिख ले बेटा, जिसने नहीं लिखा नोट करो जल्दी से, बिल्कुल लिखना है यार, कैसी बात कर रहा है। मेरी बात सुन बेटा, ये बायोमोलिक्यूल में जाके पढ़ेगा, मैंने यहां पढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना तो है ही ना तुझे, तेरे सिलेबस में है, जाके बायोमोलिक्यूल के उसमें देख, 3rd पेज पे मिलेगा तुझे एनसीईआरटी। हाँ लिखना है यार, क्यों नहीं लिखना है। नोट कर ले। एक बच्चा लिख रहा है सर बैकलॉग कैसे कवर करें, नहीं होगा तेरा कभी, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है, खुद करना। बैकलॉग कैसे कवर करे, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेक्चर देख। आगे आ जाओ, ये देखो भाई, ये क्या है, ये एक फॉस्फोलिपिड है। मेरी बात सुनना ध्यान से, इस बोर्ड पे मान लो चारों तरफ पानी है, अच्छा ब्लू है पानी, सब तरफ पानी। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक फॉस्फोलिपिड है, तुम्हें पता है सिर्फ ये वाला पार्ट वाटर लविंग है, ये वाला, यही वाला पार्ट वाटर लविंग है, ये दोनों नहीं है। तो हमने क्या करना है, पानी से इस हाइड्रोफोबिक एंड को छुपाना है। कौन से हाइड्रोफोबिक एंड को, इसको देख, इधर ध्यान से देख बेटा, ये वाला जो एंड है इसका, ये वाला हिस्सा पानी से छुपाने के लिए मैंने एक और लिपिड लगा दिया। ऐसे ही इस लिपिड के बगल में मैंने एक और लिपिड लगा दिया ताकि ये वाला हिस्सा भी पानी से छुप जाए। ऐसे अगर मैं लगाता चला जाऊं लिपिड के बगल में लिपिड, तो मुझे फाइनली पता चलेगा कि सिर्फ ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक वाला, ये वाला देख बेटा, ये वाला हिस्सा और ये वाला पार्ट पानी से एक्सपोज है। सही है सर, लेकिन उसके साथ ये भी तो हाइड्रोफोबिक है सारा। हां सर, देखो बेटा, आपको पता है कि ऊपर का ये सारा पार्ट क्या था, हाइड्रोफिलिक, पानी के कांटेक्ट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लिपिड का ये वाला पार्ट और इसका इधर वाला हिस्सा छुपाने के लिए दोनों तरफ मैंने लिपिड लगा दिए, ऐसे इधर ऐसे इधर। तो ये हाइड्रोफोबिक पानी के कांटेक्ट में है, ये है और ये वाला है, इनको भी छुपा देते हैं। कैसे, देखो पहले, सबसे पहले आप क्या करो, ध्यान दो बेटा, सबसे पहले क्या करो, आप इसके सामने लिपिड लगा दो ताकि वो पानी से छुप जाए। अगर आपने सामने लिपिड लगा दिया तो लिपिड की डबल लेयर बन गई और सिर्फ ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये और ये पानी को एक्सपोज है। मान लो इस बोर्ड पे सब तरफ पानी है, लाइफ कब आई थी, पानी में आई थी,
तो किस तरीके से सेल बना होगा? सबसे पहले लिपिड आया, क्या लाया? फॉस्फोलिपिड। उसने अपने बगल में एक लगाया ऐसे, फिर उसने डबल मेम्ब्रेन बना ली ताकि इस वाले हिस्से को भी पानी से दूर कर सकें। सही है सर। फिर उन्होंने सोचा एक ही तरीका है कि मैं पूरे ही पार्ट को पानी से अलग कर दूं, मैं इसे गोल स्ट्रक्चर बना लूं। तो ये मेरे पास अंदर आ गया साइटोप्लाज्म और बाहर आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर जगह जो सेल के बाहर है। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आई कि ये जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का मैं बता रहा हूं, ये नेचर ने खुद बनाया है। कैसे बनाया? नेचर ने पहले एक लिपिड रख के रखा, फिर एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, उसको लगा, ऐसे लगाते चले जाते हैं, पर लास्ट वाला जो था वो पानी को दिख रहा था। मुझे लिपिड का हाइड्रोफिलिक पार्ट तो पानी के कांटेक्ट में आ जाए, ये वाला, पर हाइड्रोफोबिक नहीं आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये जो नॉन पोलर पार्ट है पानी के कांटेक्ट में ना आए। इसीलिए मैंने क्या किया, इसके बगल में एक लगाया, ऐसे ऐसे लगाता चला गया, लेकिन यहां और यहां दिक्कत थी, तो मैंने क्या किया, पूरा एक गोल स्ट्रक्चर बना दिया। अब सामने दिक्कत थी तो एक और लिपिड लगा दिया ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये एक अरेंजमेंट है, ये लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की एक अरेंजमेंट है जिसमें ये पोलर हेड बाहर की तरफ है और जो टेल है दोनों लेयर की, बाइलेयर है ना, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। तो आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, कोई भी मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर है। वाई बाइलेयर? क्योंकि ये जो सिंगल लेयर है इसका ये हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी को एक्सपोज हो रहा था, इसलिए डबल करना पड़ा। अब सिर्फ ये वाला पार्ट पानी को एक्सपोज है और ये वाला पार्ट पानी को एक्सपोज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से गोल चैम्बर बना जिसे हमने सेल बोला, और उसके अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोला, वहां पानी है, तो वो हाइड्रोफिलिक के कांटेक्ट में है साइटोप्लाज्म का पानी, और बाहर वाला पानी यहां भी हाइड्रोफिलिक के कांटेक्ट में है। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनी होगी। आया समझ? नेचर ने क्या कहा? नेचर ने कहा एक लिपिड मेरे पास है, ये हाइड्रोफिलिक, पानी से अट्रैक्ट, हाइड्रोफोबिक। उसने कहा इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? अभी बताता हूं। सर क्या कर रहे हैं? मार्कर खोज रहे हैं, दिन भर मार्कर ही खोजते रहते हैं। देख इधर बेटा, देख, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, सब तरफ पानी है। तो इसके बगल में अगर मैंने एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, ये देख, तो इसके दोनों हाइड्रोफोबिक एंड इसके लगाने से छुप गए। सही है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो था। फिर इसका मतलब मैंने क्या किया, एक ऐसे लगा दिया लाके, हो तो गया। आया समझ? जल्दी बोलो। जल्दी बताओ बेटा। बोलो, चलो आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। मतलब मेरे पास अब बाहर वाले पानी के कांटेक्ट में सिर्फ हाइड्रोफिलिक है, अंदर वाले में ये, तो आपको ये दिख रहा है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन आपकी कुछ ऐसी बन गई। सुनो ध्यान से, मैंने जब ये देखा कि ठीक है ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से लिपिड अरेंज है, मैंने कहा था, अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से। कोई भी सेल तब जिंदा है जब बाहर से चीजें अंदर आए और अंदर का वेस्ट बाहर जाए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं आपका घर जो है
वो तभी सही रहेगा ना, जो भी वेस्ट चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो बाहर फेंके और बाहर से जरूरी चीजें अंदर लाए ना, तभी सही रहेगा। नहीं तो घर में बेटा एकदम क्लोज कर दोगे तो बेकार हो जाएगा ना। तो ये तो मैंने क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया। फिर सेल को नीड हुई यार बाहर से कुछ चीजें चाहिए ना, और वो चीजें अगर पानी में घुली हुई हैं तो उसने कहा क्यों ना कुछ गेट बनाए जाएं, और ये जो गेट थे प्रोटीन के बने थे, जिनके अंदर का एनवायरमेंट, यहां का एनवायरमेंट हाइड्रोफिलिक था। तो ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का चैनल है। ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का चैनल है। क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास ये प्रोटीन का चैनल है, प्रोटीन का चैनल है जिसमें से चीजें मूव करती हैं अंदर, है ना। तो हम आपको अब ये कह रहा है सर, ये सर को मुझे एक चीज बता, सेल कैसा होता है? इधर देख भाई, सेल ऐसा नहीं होता। हां सर ऐसे ही होता है। इसी को तो जूम करके मैंने दिखाया है। ये जो पतली सी लेयर है ना, इसी को मैंने ऐसे करके दिखाया, उसमें लिपिड की डबल लेयर होती है इस पतली सी लेयर में। तो अंदर साइटोप्लाज्म में, बाहर भी पानी है। आई समझ नहीं आई? जल्दी बता बेटा, है ना। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सेल कैसा दिखता है, मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो अब मैं क्या करूंगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। सुनना ध्यान से, अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। देखो मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। ये लिपिड की बाई लेयर बना रहा हूं, इस तरीके से लिपिड की बाई लेयर बना रहा हूं, और उसके बाद मैं इनके बारे में डिटेल दूंगा आपको। बीच में मैंने कुछ प्रोटीन बना दी ऐसे, ऐसे। ये बीच में कुछ प्रोटीन्स बना रहा हूं बेटा। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सारे ध्यान से देखना, ध्यान से देखते चलना। ये मेरे पास प्रोटीन है, ठीक है, क्लियर है। ये मेरे पास प्रोटीन है। जो प्रोटीन यहां से लेकर यहां तक आर पार जाती है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हम ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है बेटा मेम्ब्रेन में? या तो वो पार्शली समझ में आता है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो मेरे पास प्रोटीन है, ये क्या पूरी अंदर तक गई हुई है? नहीं, ये पार्शली लगी हुई है। पार्शली समझ में आता है, पार्शली बरीड है, और ये पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में बरीड है। तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये वाली प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, बाहर मतलब यहां पर देखो सरफेस पे है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कहां पर है? सरफेस पर। ऐसी प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। क्या इसमें कोई डाउट है? तो सबसे पहले आपको मेम्ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ना है वो समझ लो पहले बेटा, वो समझ लो मेम्ब्रेन में क्या पढ़ना है आपने। तो आपको यह समझना है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी हुई है। देखो मैं लिख रहा हूं, मेम्ब्रेन जो है उसमें दो चीजें, पहले तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिपिड है। लिपिड दो तरीके का है, एक है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये मेन लिपिड है, सबसे ज्यादा अमाउंट में यही होता है और यही बाई लेयर में है। उसके बाद क्या है मेरे पास? प्रोटीन है, प्रोटीन है बेटा, फॉस्फोलिपिड है, उसके बाद मेरे पास क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन है, ठीक है। हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, मेन लिपिड जो बाइलेयर की फॉर्म में है, उसके साथ मेरे पास क्या है बेटा? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। समझ में आ रहा है? प्रोटीन दो टाइप की है,
ठीक है, कौन सी दो टाइप की, और देखो किस आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि कितनी आसानी से हट सकती है। जैसे देखो, ये वाली प्रोटीन को मेम्ब्रेन से हटाना आसान है, इस वाली प्रोटीन को हटाने के लिए पूरी मेम्ब्रेन डैमेज करनी पड़ेगी, इसको हटाने के लिए, इसको। तो हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुई है। लिपिड दो तरीके का बेटा, एक फॉस्फोलिपिड है ना, और दूसरा मेरे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपिड दो तरीके का है, एक फॉस्फोलिपिड है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन है ये सेकंड, यहां से, है ना। लिपिड दो तरीके का है, प्लस मैं यहां कोलेस्ट्रॉल लिख देता हूं, अगर आपको जगह मिले तो लिख लेना। कोलेस्ट्रॉल समझ में आता है, दो तरह का लिपिड है। प्रोटीन दो टाइप की है, पेरीफेरल, ठीक है, इजी टू रिमूव, और दूसरी कौन सी है, बी, इंटीग्रल। इंटीग्रल कौन सी होती है, जो पार्शली मतलब थोड़ा, या फुली बरीड है, किसके अंदर, इन मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के अंदर पूरी या पार्शली बरीड है। फिर रिपीट करते हैं, हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन में लिपिड है और प्रोटीन है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड मेन लेयर है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। अब देखो मैं कोलेस्ट्रॉल ड्रॉ कर रहा हूं, ये कोलेस्ट्रॉल मैंने यहां ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये कोलेस्ट्रॉल है बेटा, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये मेरे पास येलो कलर का जो दिखाया है मैंने, ये कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कोई डाउट। अब देखना जरा ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ध्यान से देखना सारे, मेरे पास इस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट शुगर की चेन लगी हुई है, और इस लिपिड पर भी शुगर की चेन लगी हुई है। ध्यान से देखना, ये शुगर की चेन है। शुगर की चेन कहां कहां पर है, ये देखो, एक ये चेन है शुगर की और एक ये चेन है। तो इसको देखो, ये प्रोटीन है, और इस पर अगर ये शुगर की चेन है, शुगर है, तो प्रोटीन और शुगर मिला के हम क्या लिखेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और इसको, क्योंकि ये लिपिड पे लगा, ये भी शुगर है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ग्लाइकोलिपिड। कुछ आ रहा है समझ, नहीं, दोबारा बना देता हूं, सुन लो ध्यान से। देखो हमने क्या क्या बताया, हमने आपको यह बताया है कि मेम्ब्रेन जो है उसमें लिपिड है और साथ में क्या है बेटा, प्रोटीन है। चलो एक बार अगली स्लाइड पे इसको थोड़ा सा साफ सा बनाते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हो क्या रहा है, इसको लिखेंगे नहीं बेटा, यहां पे इसको लिख दूसरी पे रहे, नहीं तो क्या हो रहा है, ये खिचड़ी बन गई। खिचड़ी खाते हो तुम, सर ये आप नहीं बनाई, हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी हम भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्लाइड पे लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस डायग्राम एक ही पे रखते हैं। देख बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रोटीन है मान ले, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे से, क्योंकि क्या होगा, मुझे लिखना अलग से ही पड़ेगा, नहीं तो इसमें आएगा नहीं, और वो साफ से आ नहीं रहा है। देख मेरी बात समझ भाई, लिपिड है ना ये, इस पे शुगर लगा हुआ है ऐसे, और प्रोटीन पे लगा हुआ है। तो जो प्रोटीन पे लगा हुआ है उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आया, ग्लाइको शब्द का मतलब है शुगर, और इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। समझ में आई कि नहीं आई, तो ये शुगर की चेन लगी हुई है दोनों पे, क्लियर है। तो मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें आप देख लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिपिड है ये, दिस इज लिपिड। ये कौन सा लिपिड है भाई, ये कौन सा लिपिड है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। उसके बाद ये और ये सब क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन दो तरीके की है, एक जो मेम्ब्रेन में ऐसे आर पार गई हुई है या मेम्ब्रेन में बरीड है, इन्हें इंटीग्रल कहेंगे। एक जो बाहर की तरफ लगी हुई है, ये बाहर, इधर भी बाहर हो सकता है या इधर बाहर, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, इन्हें पेरीफेरल प्रोटीन कहेंगे। उसके अलावा एनिमल सेल में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट सेल में नहीं होता।
अगर शुगर की चेन लिपिड पे लगी हुई है, शुगर की चेन, तो क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिपिड। अगर शुगर की चेन प्रोटीन पर लगी है तो बोलोगे ग्लाइकोप्रोटीन। कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। नहीं, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड सेम नहीं है। जल्दी बोलो बेटा। आओ इधर आओ। अगर हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से। हम लिख रहे हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, लिख देते हैं ना प्रॉपर, आपको समझ में आएगा ताकि आपको याद होए। सबसे पहले हमारे पास लिपिड है। लिपिड कौन सा है? पहला फॉस्फोलिपिड, मेन लिपिड, सब में है, प्रेजेंट इन ऑल सेल। और फॉस्फोलिपिड एक ग्रुप होता है, इसका भी एग्जाम्पल होता है, हम लिखते हैं फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसराइड वर्ड लिख देते हैं इसको कई बार। अगर आप ध्यान से देखो, ग्लिसरॉल से एस्टर बनाए इसलिए ग्लिसराइड, तो फॉस्फोलिपिड को हम क्या वर्ड लिख देते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड। सुनो मेरी बात सुनो, ग्लिसरॉल याद है? हां सर याद है। ग्लिसरॉल पे ईस्टर बॉन्ड बनाए हैं इसलिए फॉस्फो और फॉस्फेट भी जोड़ा है, इसलिए इन्हें हम फॉस्फोग्लिसराइड लिख देते हैं। तो फॉस्फोग्लिसराइड एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। उसके अलावा और कोई लिपिड प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सारे सेल में नहीं होता, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हां सर ये हम याद कर सकते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये एनसीईआरटी में नहीं है कि एनिमल सेल में होता है या प्लांट सेल में, पर कोलेस्ट्रॉल याद रखो। उसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? देखो उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? दो तरह की हैं, टू टाइप की हैं। एक है हमारे पास किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज समझ में आता है, कितनी आसानी से निकल सकती है प्रोटीन, कितनी आसानी से निकल सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से हटा सकते हैं। उसमें एक प्रोटीन ये रही जो आर पार गई हुई है, आसानी से नहीं हट सकती, उसे हम कहेंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन दो तरह की हैं, एक फुली बरीड है। फुली बरीड का क्या मतलब होता है? जो आर पार गई हुई है। देख बेटा, फुली बरीड का मतलब जैसे ये आर पार गई हुई है, ये हो गया, ये हो गया, या पार्शली बरीड है। तो फुली बरीड जो है उसको कई बार ट्रांस मेम्ब्रेन कह देते हैं। ट्रांस मतलब आर पार, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? और मेरे पास दूसरी है पार्शली बरीड। पार्शली बरीड का क्या मतलब है? जो पूरी तरीके से बरीड नहीं है, मतलब अंदर पूरी तरीके से बरीड नहीं है, वो पार्शली बरीड है। ठीक है, पार्शली बरीड है, सही है। फुली बरीड ये पार्शली बरीड है। ठीक है, अब आ जाओ, दूसरी टाइप कौन सी है? पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को आसानी से निकाला जा सकता है, इजी टू रिमूव होती है, इजी टू रिमूव होती है, ऑन सरफेस होगी। थर्ड चीज हम लिख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज एंटीजन। तुम में से किस किस बच्चे ने बायोटेक पढ़ी है? हां सर हमने पढ़ी है। क्या तुमने ये पढ़ा है, एलिसा पढ़ा है? उसमें एलिसा कहां दे रखा है सर? एप्लीकेशन इन बायोटेक में, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में, वहां पर लिखा है जो एंटीजन होते हैं या तो वो प्रोटीन के बने होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होंगे तो शुगर एज ए एंटीजन काम कर रही होगी। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, एंटीजन एक तरीके की पहचान होती है। जैसे मान लो ये एक सेल है, इस सेल के सरफेस पर ये एंटीजन है, तो किस पे लगा हुआ है? मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। तो एंटीजन एक तरह की पहचान, आइडेंटिफिकेशन होती है।
एंटीजन या तो प्रोटीन का बना होता है, तो उसमें कौन काम कर रहा है? प्रोटीन काम कर रहा है। लेकिन अगर प्रोटीन पर शुगर लगी हुई है और वो एंटीजन की तरह, ये गहराई बात वाली बात, एंटीजन की तरह काम करेगी, तो वो उसमें शुगर के पास प्रॉपर्टी होती है एंटीजन की तरह। सर ये कहां लिखा है? जहां जो आपने ब्लड ग्रुप पढ़े ए बी सी, उसमें शुगर पॉलीमर देता है, मतलब जो ए ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें ए एंटीजन किसकी वजह से होता है? शुगर पॉलीमर की वजह से। मेरी बात सुन, इधर देख बेटा, ये प्रोटीन है और ये शुगर है। प्रोटीन और शुगर को मिला के क्या लिखोगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मान लो इसे एंटीजन की तरह काम करना है, एंटीजन क्या होता है? सेल के सरफेस पे पहचान, तो काम कौन करेगा? शुगर काम करता है। और बहुत सारे एंटीजन में सिर्फ प्रोटीन होती है एज एंटीजन। आई समझ? यदि जिस बच्चे को एनसीईआरटी की थोड़ी सी भी समझ है, उसने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स नाम का एक टॉपिक था, वहां पे लिखा हुआ अलीसा का टॉपिक, वहां लिखा है एंटीजन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन के बने हैं। और फिर तुम चले जाओगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां जाओगे। सर ये सब हमें आएगा कैसे? जब ये सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं, तब आ जाएगा तेरे को। अभी तो मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूं। सर मत करो, अरे सुन तो ले यार, नहीं आ रहा है तो पहले बात तो सुनने की कोशिश कर। अगर मेरे पास मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। उसमें प्रोटीन भी तो होती है। हां सर होती है, दो तरह की है। इसको निकालना मुश्किल है, इसको इन्हें कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। जिनको हटाना आसान होता है वो पेरिफेरल होती है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखते हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आसानी से हटा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, प्रोटीन पर शुगर जुड़े ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड पर शुगर जुड़े ग्लाइकोलिपिड। सही है? कोलेस्ट्रॉल अल्कोहल नहीं है बेटा। जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अरे जल्दी बोलो। शॉर्ट नोट्स सारे कुछ विद इन अ वीक बेटा, विद इन अ वीक नहीं कह रहा, विद इन अ 1-2 डेज दे देंगे। शॉर्ट नोट इस चैप्टर के भी दे देंगे। कुछ समझ में आया आज का? नहीं आया? पहले बताओ। मैं थक गया, अब नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ मुझे और पढ़ाना था पर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थक गया मैं। सर डीपीपी दे दो। हाँ डीपीपी देंगे। सर डोपा भी दोगे? हाँ डोपा भी देंगे। ठीक है, हाँ लिखने दो सर, लिख ले बेटा। सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा बचा है, फिर सेल वॉल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में एंडो मेम्ब्रेन भी कराऊंगा। कल है नेक्स्ट क्लास तो तुम्हारी। हाँ हाँ ठीक है, लिख ले बेटा। कल पढ़ रहे हैं, संडे एक्स्ट्रा पढ़े? एक बार चैट में बता देना, सर मेरा बैकलॉग है। कर भाई, बैकलॉग पूरा कर। संडे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, पर कल तो आई क्लास, संडे भी पढ़ रहे हैं। सर इतना मत पढ़ाओ बेटा, पेपर कब है? सर पता नहीं, मई जून में हो सकता है। इतना कैसे नहीं पढ़ाऊं, मेरी मर्जी। सर हम नहीं पढ़ेंगे, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, है ना? ये ऑप्शन थोड़ी है, बाइंडिंग है। सही है? हाँ ठीक है, इसकी डीपीपी आपको वो दे देते हैं, डोपा दे देते हैं। कल मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय।